पहले बड़ी खबर इस वक्त आपको देंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला सामने आया। एसओजी की गिरफ्त में आए 4 और ट्रेनी एसआई, सभी 4 आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। डमी अभ्यर्थी बैठाकर पास की थी परीक्षा। चारों को एसओजी ने कल गिरफ्तार किया था। और फिलहाल बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक का ये पूरा मामला है। कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। डमी अभ्यर्थी बैठाकर पास की थी परीक्षा। तो सभी 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। विष्णु इस वक्त संवाददाता हमारे साथ है, अधिक जानकारी उनसे ले लेते हैं। विष्णु, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में और 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेश किया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में अब तक करीब 35 के लगभग सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। और उसी कड़ी में कल भी एसओजी ने आरपीएफ में ट्रेनिंग कर रहे 4 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक हरिओम पाटीदार है, दूसरा विक्रमजीत बिश्नोई, तीसरा श्रवण कुमार गोदारा और चौथा श्याम प्रताप सिंह। इन चारों को कल गिरफ्तार करने के बाद में आज एसओजी ने कोर्ट में पेश किया गया। एसओजी की ओर से गहनता से पूछताछ के लिए 10 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन एसओजी को की रिमांड के बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को आज 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। अब तक की पड़ताल में यह भी सामने आया कि चारों ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स ने डमी कैंडिडेट बैठा करके और पेपर सॉल्व करवाया था, जिसके बाद इनका चयन हुआ। और अभी ये सभी लोग अच्छे अंक हासिल करते हुए और अब राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन जब गहनता से पिछले दिनों जो गैंग से पूछताछ हुई थी, उसके बाद इन 4 ट्रेनी एसआई के नाम सामने आए और आखिरकार एसओजी ने कल उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। अब रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ होगी कि इन्होंने अपनी जगह कौन से व्यक्ति को डमी कैंडिडेट बैठाया था और कितने लाख रुपए का सौदा किया था। देखिए विष्णु, ऐसे ही बहुत बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं और अब तक कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी होगी। बहुत धन्यवाद विष्णु आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। हाईकोर्ट ने 11 ट्रेनी एसआई की रिहाई पर रोक लगाई है। 12 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने स्वीकार की थी जमानत। हाईकोर्ट ने 11 ट्रेनी एसआई की जमानत के आदेश पर स्टे दिया है। एसओजी की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया है स्टे। जानकारी इस वक्त आपको देते हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर है। एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल जो ट्रेनी एसआई थे, उनकी रिहाई को फिलहाल रोक दिया गया है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने 11 ट्रेनी एसआई की जमानत के आदेश पर स्टे दिया है। एसओजी की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। हाईकोर्ट ने 11 ट्रेनी एसआई की रिहाई पर रोक लगाई है। अजमेर में लक्ष्मी मार्केट अग्निकांड मामले में आग बुझाने के बाद प्रशासन अब सुस्त नजर आ रहा है। जर्जर अवस्था में बेसमेंट सहित 4 मंजिला इमारत है और बिल्डिंग में चेक लगाने का कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। कभी भी जर्जर बिल्डिंग का जो हिस्सा है वो गिर सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से जल गई है बिल्डिंग। बिना जैक लगाए अंदर से निकाला जा रहा सामान। अभी भी बेसमेंट से धुआं निकल रहा है। प्रशासनिक सुस्ती के चलते मार्केट के व्यापारी परेशान हो रहे हैं। 14 दुकानों के साथ अन्य व्यापारी भी परेशान है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दिए थे व्यवस्था के निर्देश, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं, जिससे आसपास के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और उन पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम उस दुकान की आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी थी। इसके बेसमेंट में जब आग लगी थी तो यहाँ पर रखे गए थे सिलेंडर्स, जिसमें जब आग लगी तो ब्लास्ट होने लगे और काफ़ी डेप्थ होने के चलते आग बुझाने में 36 से 48 घंटे लग गए थे। इसके ऊपर जो सामान रखा हुआ था वो हौजरी का था और आग धधक कर उसको भी अपनी चपेट में लेती चली गई। अशोक भाटी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अशोक से अधिक जानकारी लेते हैं। अशोक, देखिए, लक्ष्मी मार्केट अग्निकांड जिसमें आग तो बुझा दी गई है, लेकिन अब प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, 2 दिन तक प्रशासन वहां डटा रहा और लगातार आग पर काबू पाने के लिए करीब 400 से अधिक गाड़ियां जो है वहां लगाई गई, लेकिन अभी भी जो है अंडरग्राउंड है, उसमें से धुआं निकल रहा है और पूरी इमारत जो है वो जर्जर अवस्था में है। लेकिन इसके बावजूद पूरा व्यापार जो है वो चालू कर दिया गया है। जो जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें से भी सामान जो है वो निकालने का काम किया जा रहा है, जबकि कल जो स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी वो मौके पर जाके आए थे और ये दिशा निर्देश दिए थे कि इस पे जैक लगाया जाए, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती
सकती है, जैक लगाकर बल्ली निकालकर जो है अंदर का जो सामान है उसको निकाला जाए, लेकिन अब तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल का दिन और आज का दिन भी निकल गया है, इस तरह का काम जो है अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में कभी भी बिल्डिंग बिल्कुल बड़ी लापरवाही हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर बिल्डिंग गिर सकती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। अशोक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए भरतपुर से खबर आपको देते हैं, जहां पर सीएम भजनलाल ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया है। बड़ी संख्या में लोग उमड़े और सीएम के रोड शो के दौरान सामाजिक सौहार्द देखने को मिला। सीएम को राधा कृष्ण की तस्वीर भेंट की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएम को माला पहनाई। जामा मस्जिद पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया। भरतपुर से राम स्वरूप कोली बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उन्हीं के समर्थन में ये रोड शो जो है वो निकाला जा रहा था। तस्वीर हम आपको रोड शो की दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर है जहां पर सीएम रोड शो में जब निकले थे तो उनके साथ बड़ा काफिला जो है वो नजर आया था। राम स्वरूप कोली बीजेपी के प्रत्याशी यहां से हैं और सीएम को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और काफी हर्ष जो है कार्यकर्ताओं में भी नजर आया और कार्यकर्ताओं की भीड़ भी साफ तौर पर देखी गई। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जेसीबी है उनके माध्यम से इस रोड शो पर फूल बरसाए गए। ये तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर नजर आई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएम को माला पहनाई, जिसकी हम तस्वीर आपको दूसरे विंडो में दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई। अब तक 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 75 साल के इतिहास में सबसे अधिक पैसा जब्त किया गया है। 1 मार्च से रोज 100 करोड़ रुपए जब्त किए जा रहे हैं। तमिलनाडु से 53 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। तेलंगाना से 49 करोड़, महाराष्ट्र से 40 करोड़, कर्नाटक और राजस्थान से 35 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। तो अब तक का ये इतिहास का सबसे बड़ा जब्ती का कार्रवाई जो है वो देखने को मिला है। चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि अगर आपके पास 50,000 से ऊपर लेकर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको जानकारी देनी होती है पुलिस को कि आखिर ये पैसा आपने कहां से निकाला, कहां आप इसको लेकर जा रहे हैं और किस मकसद से आपने ये पैसा निकाला है, इन सब के बारे में जानकारी देनी होती है। लेकिन अगर आप चूक गए इस जानकारी को देने के लिए तो आप पर कार्रवाई की जाती है। और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन लगातार जो निर्देश है वो दिए जा रहे थे और इस पर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और बड़ा अमाउंट जब्त किया गया है। और आज जयपुर में अमित शाह का भव्य रोड शो होने वाला है। बीजेपी रोड शो के जरिए आज शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। भगवा में होगा आज परकोटा। सांगानेरी गेट से आपको बता दें 1.6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो रहने वाला है। हनुमान मंदिर से बड़ी चौपर तक ये पहुंचेगा और 41 जगहों पर रोड शो पर पुष्प वर्षा की जाएगी। शहर के 8 विधानसभा से 50,000 कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। तो आज का ये रोड शो बेहद ही भव्य रहने वाला है। हम तैयारियां भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे इलाके को भगवामयी किया गया है। हर जगह आपको भारतीय जनता पार्टी के ये झंडे नजर आ रहे होंगे और यहां पर ट्रैफिक का भी डायवर्जन किया गया है। तो अगर आप परकोटे से निकलने वाले हैं या इस रास्ते को चुनने वाले हैं तो आज आप थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि इस इलाके को बंद किया गया है। रोड शो यहां पर निकलेगा। आपको बता दें बीजेपी ने रोड शो के जरिए अब तक कई बार ताकत झोंकी है। चुनाव प्रचार का जो दौर है वो अंतिम चरण के ऊपर है। आज राजधानी जयपुर के अंदर केंद्रीय मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे। यहां से राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए कहा जा सकता है कि हुंकार भरेंगे। अमित शाह के इस रोड शो को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। इस रोड शो में बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा इस रोड शो के अंदर कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। जगह जगह अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। इस दौरान जयपुर शहर से लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अमित शाह के साथ में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस तरीके से जो रोड शो रहने वाला है इसमें जगह जगह स्वागत की यहाँ पर जो तैयारियां यहाँ पर की गई है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पूरा जो गुलाबी नगर जयपुर शहर की जो चार दीवारी है वो भगवामयी जो रंग है उससे रंगी हुई नजर आएगी। यहाँ पर खासकर यहाँ पर जो बैलून्स की यहाँ पर कहा जा सकता है कि
जयपुर के चार दीवारी क्षेत्र में आपको बता दें, रामनवमी के झंडे लगाने पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल रामनवमी पर बीजेपी के भगवा झंडा लगाने पर कांग्रेस ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि इसका पार्टी विशेष लाभ लेने का प्रयास कर रही है। इससे पहले भी जिला प्रशासन कोई कार्रवाई शुरू करती है। हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य झंडा नहीं हटाने की मांग करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उनका कहना है कि जयपुर में शुरू से ही रामनवमी पर भगवा झंडे फहराए जाते हैं। ये एक इत्तेफाक है कि रामनवमी और चुनाव आसपास है। देखिए, रामनवमी पर झंडे हटाने का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, क्योंकि रामनवमी पर पूरे इलाके में जो है वो भगवा झंडा लगाया जाता है और ऐसे में कांग्रेस का ये कहना है, वो जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करने के लिए पहुंचे कि पार्टी विशेष लाभ लेने का ये प्रयास कर रही है इस माध्यम से। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य ने झंडा ना हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये संयोग है कि चुनाव और रामनवमी आसपास ही है। लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हैं। चूरू प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधा। आज मेरे साथ मौजूद है भाजपा से कैबिनेट मंत्री राजस्थान के अविनाश गहलोत। उनसे हम जानेंगे कि आखिर चुनावी माहौल क्या है, क्या इस बार मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे। इन सभी तमाम सवालों के जवाब लेंगे सर से। सर, लोकसभा चुनाव है, क्या आप लोगों की तैयारी है? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, चुनावी उत्सव भी है और देश नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। देश की 142 करोड़ आबादी और राजस्थान की 8 करोड़ जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है और बदले में देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने मोदी जी को गारंटी दी है इस बार फिर से तीसरे यशस्वी कार्यकाल के लिए चुनने के लिए। कांग्रेस और कहीं विपक्षी दल कंपटीशन में होते तो शायद इतना बड़ा लार्ज स्केल पहले कभी नहीं हुआ था कि विपक्षी दल के लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। युवाओं के साथ में जो नकल प्रकरण जो दर्ज हुए थे, अपराध में राजस्थान कितना आगे चला गया था, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो प्रदेश की जनता समझती है। और प्रदेश की जनता को यह भी पता है कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में पिछले 10 साल में 2014 से 2024 तक एक सिंगल भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पे नहीं लगा है। चूंकि नवरात्रि का पावन पर्व चलता है, शक्ति आराधना की पूजा का पर्व चल रहा है, जिससे राहुल गांधी जी को विपक्ष और कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम जो भारत की मातृशक्ति है उसके खिलाफ में है, उससे लड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा और कांग्रेस का चरित्र है। जिस माताओं बहनों को, मातृशक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में पहली बार 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देकर राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है, जिन माताओं बहनों को, मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाकर 1 करोड़ को हमने बना दिया, 2 करोड़ और आगे आने वाले समय में बनेंगे। 3 करोड़ मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने का जो सपना है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का है। देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी चूरू से जीती थी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2024 में यह तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी। आज जब मोदी जी कहते हैं कि मैं 2027 तक देश को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाकर भारत को खड़ा करूंगा, तब देश की जनता मोदी जी पर भरोसा करती है। मोदी जी की गारंटी जो है ये देश को स्वीकार है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चूरू ही नहीं, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इतना तय है कि चूरू में पिछली बार 3,34,000 के अंतर से हम लोग जीते थे। इस बार ये जीत का मार्जिन 4 लाख से ऊपर रहेगा। तब 4 जून 4 बजे 400 पार, ये नारा देश की जनता का पूरा होगा। मेरे साथ मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस बार हैट्रिक पक्की है और वहीं देश भर में 400 पार 4 जून को होने जा रहा है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज 18। चलिए सीधा आपको अलवर लिए चलते हैं। प्रियंका गांधी मौजूद हैं अलवर में और वो रोड शो कर रही हैं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में। ये रैली निकाली जा रही है। ललित यादव हैं अलवर से कांग्रेस के प्रत्याशी। तो इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बार जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है और इसीलिए प्रियंका गांधी लगातार राजस्थान के रण में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी इस दौरान मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस की तरफ से ये रोड शो जो है वो निकाला जा रहा है और इस दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता इस रोड शो में मौजूद हैं। और ललित यादव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अलवर से और उनका मुकाबला है भूपेंद्र यादव
के साथ आपको बता दें कि इस बार यादव वर्सेस यादव ये महामुकाबला जो है वो रखा गया है और इस बार ललित यादव क्योंकि एक युवा चेहरा है और कांग्रेस ने इस बार काफी युवा चेहरों को मैदान में उतारा है। अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव जरूर किया है और कहीं इसी का असर कांग्रेस को लगता है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत दिलाएगा। हालांकि आपको ये तो जानकारी होगी कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल जरूर रहने वाला है क्योंकि इससे पहले 2 बार के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और ये भी कारण एक बड़ा कि इस बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इस बार जो उम्मीदवार उतारे हैं वो कुछ हट के उतारे गए हैं और इस बार काफी सोच विचार के बाद राजस्थान में उम्मीदवारों को उतारा गया है कांग्रेस के द्वारा। और ये भीड़ आप देख सकते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी कहीं पर भी अगर रोड शो करने जाती हैं तो उनके साथ भीड़ जरूर नजर आती है और इसी की तस्वीर और इसी की बानगी जो है वो अलवर में भी देखने को मिल रही है। और इस बार प्रियंका गांधी को राजस्थान की कमान दी गई है, इसीलिए वो रोड शो करने के लिए निकली है और चुनावी प्रचार जमकर वो राजस्थान में करती हुई नजर आ रही हैं। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। चुनाव है, पिछली बार मैं 7 विधानसभा क्षेत्रों में जीता था, इस बार 8वीं कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत रहा हूं और जीत का अंतर कम से कम 3 लाख से ज्यादा होगा, 4 लाख तक भी जा सकता। बेरोजगारी, किसान, जवान और ये इलेक्टोरल बॉन्ड, भ्रष्टाचार, सब बातों से जनता उठ चुकी है और यही वजह है कि इस दौरान भी वहां पर लोगों की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर आम जनता अपने छतों से भी देखते हुए नजर आ रहे हैं प्रियंका गांधी को। और प्रियंका गांधी जो है रोड शो जब भी करती हैं तो काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है राजस्थान में। इससे पहले भी कांग्रेस ने काफी भव्य तरीके से अपना चुनाव प्रचार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी पर आरोप लगाया है कि सांसद जोशी ने पिछले 10 साल में ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य नहीं कराया, ना ही वे जनता के बीच गए हैं। हालांकि चुनाव के दौरान वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों के नाम पर वोट जरूर मांग रहे हैं। राजनीति में किसी भी समाज पे इस प्रकार की टिप्पणी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे एक समाज को ठेस पहुंची है तो रूपाला जी को माफी मांगनी चाहिए और जैसी समाज की मांग है उस मांग के अनुसार इनकी हाईकमान को फैसले लेने चाहिए। कांग्रेस के फायदे नुकसान की बात नहीं है, एक समाज के मान सम्मान का सवाल है। राजनीतिक फायदे के लिए बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो समाज में किस प्रकार से कोई टिप्पणी कर सकता है इस स्वतंत्र लोकतंत्र में जिसमें बाबा साहब ने हमें इतना शक्तियां दी है। किसी समाज का अपमान करना गलत है। समाज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के रण से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर करारा हमला किया है। साथ ही बीजेपी के संकल्प पत्र में जनता से किए गए वादों पर खुलकर अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देखिए आज शाम 5:30 बजे। तो पीएम मोदी के साथ ये बेबाक बातचीत और पहला चरण प्रधानमंत्री मोदी का जीत का प्रण, पीएम मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप आज शाम 5:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए। के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है, मैं कल्पना नहीं करता इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ। इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। बड़ी खबर के साथ कर अजमेर से बड़ी खबर बताते चले। नाबालिग बच्ची के लापता होने का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी में एक व्यक्ति बच्ची को ले जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको थोड़ी देर में सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे, जहां फुटेज के आधार पर पुलिस ने बच्ची को दस्तयाब कर लिया है। पुलिस ने रामपुर निवासी 3 युवकों को हिरासत में भी ले लिया। परिवार से बिछड़ने के बाद आरोपी उठा ले गए थे बच्ची को। जियारत के लिए दरगाह आया था परिवार, उसी दरमियान बच्ची बिछड़ गई थी और आरोपी उठा ले गए बच्ची को। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है। ये ही वो मासूम सी बच्ची है और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है
वो शख्स जो बच्ची को अपने गोद में लिया है यही वो आरोपी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब दरगाह में जियारत के लिए ईद उल फितर के दौरान जब आया था ये पूरा परिवार, तो उसी दरमियान ये बच्ची बिछड़ गई थी। उसी दरमियान आरोपी उठा ले गए थे। खबर पर अशोक भाटी संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक, सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दिख रहा है, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बच्ची 3-4 दिन पहले अपने परिवार के साथ दरगाह जियारत के लिए आई थी और दरगाह जियारत के बाद जब ये बच्ची बाजार में बिछड़ गई तो उसे परिवार को नहीं सौंपने के अलावा वो खुद जो 3 व्यक्ति थे वो उसे अपने साथ उठाकर ले गए। और इस मामले की सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में एक जो बदमाश है वो बच्ची को गोद में लेता हुआ नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों तक पकड़ पहुंचाई है और उनको जो है तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। उनको वहां पर पकड़ा गया है और वहां से अब जो है अजमेर लाया जाएगा। बच्ची को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया है और परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मामले में बच्ची के परिजनों के हिसाब से अनुसार अपहरण का मुकदमा जो है वो दर्ज कराया जा रहा है। बिना बताए जो है बच्चे को यहाँ से वो ले गए और उनको, जबकि चाइल्ड लाइन या फिर पुलिस को इत्तला करनी चाहिए थी अगर बच्ची बिछड़ गई। बिल्कुल, ये सारे काम करने चाहिए थे, लेकिन जो बदमाश है वो ये सब काम नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। खबर अब अलवर से बताते चले, जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर कांग्रेस को चुनाव से दूर रखना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो दोबारा चुनाव होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सुनिए जरा। अभी चुनाव खाली उम्मीदवार का नहीं है, चुनाव देश का भी है। हालात बड़े गंभीर है, समझदार समझ रहा है आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। साहब इधर 5 मिनट बैठ जा सकते। सुनो ईडी सीबीआई जांच कर रही है, क्या मतलब मेरा बना रखा मेरा बोली देश के अंदर। कांग्रेस खाते बंद कर दिए, रघुनाथ सिंह बोला भी जब मेरा बना गया आप लोगों ने, 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे रहे। हालात आप लोग अपने प्रोग्रेसिव समाज को मिल गया। और अब आपको खैरथल के भिवाड़ी से खबर बताते चले, जहां एक जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ितों के मुताबिक आरोपियों ने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी तक से उन पर हमला किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हमारी खुद की जमीन थी, वो हमने उससे बोली भाई अब जमीन बोली जो बोली उतनी, अब मत बोलना जोड़ना इसको। वो इतनी बात कही हमने, इतनी बात कही थी। इतने में मेरे बाप को न्यार भरने वाली तस्वीर थी, वो दिल्ली सर में खेत में मारपीट की हमारे साथ। हम आगे घर पे, फिर घर पे मारे पीटा, हम सब बाढ़ को उठ गया, सब परिवार में सभी मारपीट हुई। फिर हम यहाँ थाने शेखपुर थाना में गए, शेखपुर थाना तिजारा भेज दी, तिजारा से फिर अलवर रेफर कर दी। और अब जयपुर से आपको खबर बता दें, जहां जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पृथ्वीराज नगर साउथ में अवैध निर्माण को सील करा दिया गया है। सुमेर नगर क्यू ब्लॉक में यह अवैध निर्माण किया जा रहा था। जेडीए बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत यह शिकायत मिली थी इस निर्माण की, और इस शिकायत के आधार पर ही जेडीए ने कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग को सील कर दिया। अनुमोदित नक्शे के विपरीत G+2 का अवैध निर्माण किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और जयपुर के बाद कोटा लिए चलते हैं आपको, जहां के कुन्हाड़ी इलाके में एक हॉस्टल में भीषण आग लगने में एक बड़ा
अपडेट सामने निकल कर आया है, जहां पर मामले में नगर निगम की टीम ने 2 और हॉस्टलों को सीज कर दिया है। 60 से अधिक कोचिंग स्टूडेंट को अब दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट भी कर दिया गया है। बता दें कि एक हॉस्टल में आग लगने से 8 से अधिक कोचिंग छात्र घायल हो गए थे। जिस समय आग लगी थी उस समय उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 60 छात्र मौजूद थे। कुछ छात्रों ने तो बिल्डिंग से छलांग लगा ली थी, किसके पैर में फ्रैक्चर तक हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने संचालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। और कहना है स्टूडेंट्स का कि आग लगने के दौरान 30 मिनट तक का वक्त खौफनाक मंजर जैसा था। और ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो अब इजराइल भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इजराइल के एम्बेसडर ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि ईरान ने सारी हदें पार कर दी और अब इजराइल का कानूनी हक बनता है कि वो जवाबी हमला करे। वहीं ईरान ने दावा यह किया है कि उसने 72 घंटे पहले ही अपने पड़ोसियों और साथ में अमेरिका को यह बता दिया कि वो हमला करने वाला है। यानी कि ईरान कहना यह चाहता है कि उसने अमेरिका को पहले बताकर हमले को नाकाम करने की तैयारी का मौका दे दिया था। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में खाड़ी खौल रही है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल को सीधे निशाने पर लेते हुए सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, उसे इजराइल जंग का ऐलान मानता है। यही वजह है कि इजराइल की सरकार में एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है। लगातार इस पर बात हो रही है कि ईरान को किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि इजराइल चुप तो नहीं बैठ सकता। उसे ईरान से हुए इतने बड़े हमले का जवाब देना है। बस अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये जवाब कैसा होगा और इस पर कब एक्शन लिया जाएगा। इजराइल का बदला अभी बाकी है। तेल अवीव का ऐलान, तेहरान से घमासान। नेतन्याहू का प्लान, रईसी से इंतकाम। गाजा में इजराइल ने बारूद की बारिश करके दुनिया को दिखा दिया कि उसके जखीरे से निकले विनाशक हथियारों की ये तो महज शुरुआत है और ये ईरान के लिए चेतावनी थी। लेकिन जो ईरान अब तक कथित तौर पर आतंकी संगठनों के पीछे से इजराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, अब उसने जाहिर कर दिया है कि वो इजराइल से सीधा पंगा लेने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि रविवार की सुबह तेहरान ने क्रूज, बैलिस्टिक और ड्रोन मिसाइलों की इजराइल पर बारिश कर दी और बाद में धमकी भी दे डाली है कि अगर गुस्ताखी की तो पश्चिम एशिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد. ईरान को पता है कि इजराइल चुप नहीं बैठने वाला और इजराइल के साथ उसके साथियों को भी ये मालूम है कि ईरान ने भी सोच समझकर और पूरी तैयारी करने के बाद इस हमले को अंजाम दिया होगा। लिहाजा इजराइल अपनी वॉर कैबिनेट में जवाबी हमले की तैयारी करने में जुटा है, तो अमेरिका इजराइल को रोकने के लिए बयान दे चुका है और ईरान किसी भी जवाबी हमले की सूरत में फुल स्केल वॉर छेड़ने के लिए तैयार बैठा है। पश्चिम एशिया में तय है महाजंग। नेतन्याहू छोड़ेंगे नहीं, रईसी रुकेंगे नहीं।
ईरान इजराइल भिड़ेंगे, अमेरिका रूस लड़ेंगे। अमेरिका भले ही इस युद्ध को टालने के लिए इजराइल को ईरान पर जवाबी कार्रवाई न करने का अल्टीमेटम दे रहा है, लेकिन उसे ये मालूम है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल की वॉर कैबिनेट में इसी पर बात चल रही है। इजराइल के कई सांसद ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने के खिलाफ हैं। नेतन्याहू और बाइडेन के बीच रविवार को हुई बातचीत के बाद मामला अटका हुआ है, लेकिन इजराइल के वॉर कैबिनेट मंत्री ने ईरान को खुलकर ये बता दिया है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, समय आने पर माकूल जवाब दिया जाएगा। אתמול יצאה איראן למתקפה על ישראל ופגשה את עוצמתה של מערכת הביטחון הישראלית. איראן היא בעיה עולמית, היא אתגר אזורי והיא גם סכנה לישראל. ואתמול התייצב העולם באופן ברור ביחד עם ישראל מול הסכנה. ישראל נגד איראן, העולם נגד איראן. זו התוצאה. זהו הישג אסטרטגי שעלינו למנף למען ביטחון ישראל. युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, बिजलियां कड़क रही हैं। किसी भी वक्त ईरान और इजराइल का तनाव महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया को दो ध्रुवों में बंटना ही होगा। यही वजह है कि जब ईरान के रहबरे इंकलाब आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई ये कहते हैं कि वो फिलिस्तीनियों को आजादी दिलवाएंगे, वो यरूशलेम को मुस्लिमों के हक में आजाद करवाएंगे, तो वे एक तरह इस्लामिक मुल्कों को इजराइल के खिलाफ अपनी इस जंग में अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. ईरान ने एक और दावा किया है। उसने इजराइल पर जिस हमले को अंजाम दिया, तो उससे पहले हमले की जानकारी उसने अमेरिका के साथ साथ अपने पड़ोसी मुल्कों को पहले से ही दे दी थी, और ये कहा था कि ये हमला इजराइल को सबक सिखाने के लिए है, न कि उसके साथ युद्ध छेड़ने के लिए। ما به کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حداقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. मतलब साफ है कि ईरान को भी अमेरिका के जंग में कूदने का डर है, लेकिन साथ ही वो इजराइल को सीरिया में उसके कॉन्सुलेट पर हुए हमले का जवाब दिए बिना रह नहीं सकता था। हालांकि इस बार ईरान ने सीरिया में हुए उसके ठिकाने पर हमले का जवाब इजराइल के किसी विदेशी ठिकाने पर हमला करके नहीं दिया है, बल्कि उसने सीधा इजराइल पर हमला बोल दिया है, और इस हमले को तेल अवीव जंग के ऐलान के तौर पर देख रहा है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आने वाले दिनों में जेल में बंद लॉरेंस गैंग के लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। रिपोर्ट देखिए। जगह गैलेक्सी अपार्टमेंट, बांद्रा, मुंबई। बोले तो सलमान खान का घर। वक्त सुबह 4:55। मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग तेजी से सलमान खान के घर की ओर बढ़ते हैं, और फिर पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी गोली, पांचवी गोली, छठी गोली। एक गोली गैलेक्सी अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर लगती है। सलमान खान अक्सर जिस बालकनी में आकर अपने चाहने वालों से मुलाकात करते हैं, एक राउंड बिल्डिंग की उसी दीवार पर लगती है। संडे की सुबह पूरी मुंबई हिल जाती है जब गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां बरसाई जा रही होती हैं।
उस समय सुपरस्टार सलमान खान अपने घर में ही मौजूद होते हैं। बॉलीवुड में सुई पटक सन्नाटा छा जाता है। बालकनी पर फॉरेंसिक टीम को गोली के निशान मिलते हैं। अब तक सलमान के घर पर 2 गोली के निशान मिले हैं, एक बाहरी दीवार पर और दूसरा बालकनी की दीवार पर। इस मामले में मुंबई पुलिस ने गैलेक्सी अपार्टमेंट के 4 वॉचमैन के बयान दर्ज किए हैं, जो घटना के समय वहां मौजूद थे। गैलेक्सी अपार्टमेंट का फोन घनघना उठता है। कभी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का फोन आता है, कभी महाराष्ट्र के गृह मंत्री का, कभी मुंबई पुलिस कमिश्नर का। कौन है जिसने सलमान खान के घर पर गोलियां बरसाई? कौन है जिसने सलमान को डराने की स्क्रिप्ट तैयार की? वो कौन लोग हैं जो टाइगर की जान के दुश्मन हैं? गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस फुल ऑन एक्शन में आती है। बांद्रा का पूरा इलाका सील कर दिया जाता है। पुलिस चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा तत्काल बढ़ा दी जाती है। पूरी मुंबई में बाइक सवार हमलावरों की तलाश शुरू होती है और पुलिस उस बाइक को ढूंढ निकालती है जिस पर सवार हमलावर सलमान खान के घर पर गोलियां दागते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मौके से एक लाइव बुलेट मिलती है। फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। इस बीच उस गैंग का पता चलता है जो सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेता है। सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। ग्रुप के मेंबर अनमोल बिश्नोई ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें लिखा है कि आने वाले समय में सलमान पर भी हमला हो सकता है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पोस्ट की पुष्टि नहीं की गई है। न्यूज 18 ने सबसे पहले खुलासा किया था कि सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है और लॉरेंस बिश्नोई से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ भी कर सकती हैं। लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। चलिए अब अलवर से खबर बताते चले, जहां पर पानी की समस्या से नाराज महिलाओं ने अनोखे अंदाज में जलदाय विभाग के ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने माता रानी का गीत गाकर पानी मांगा। महिलाओं का कहना है कि समय से पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वोट नहीं डालने की चेतावनी भी दी गई है। लोगों का ये कहना है कि 5 दिन में एक बार पानी नसीब होता है। एक और स्थानीय व्यक्ति का ये भी कहना है कि यहाँ जो बोरिंग है उसका काम काफी दिनों से रुका हुआ है, जिससे हमारे वार्ड में पानी नहीं पहुँच पाता। समस्या साहब 3 महीने से बोरिंग हुई है, इसमें 30 फुट का खड्डा हो गया है, सड़क धस गई है, जिसका खाना पूर्ति करके डिपार्टमेंट बच गया है। कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहे, रोज यातायात का बाधित होता है। पूरा पुल से यहाँ तक यातायात व्यवस्था फैली हुई है, न कोई कार्य हो रहा है, न कोई सिस्टमेटिक तरीका है उनका। इस तरह से किस मोहल्ले में पानी दिया जाएगा? अपनी अपनी राह अपना दे। पार्षद भी है, डिपार्टमेंट भी है, सब बात के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आने वाले दिनों में जेल में बंद लॉरेंस गैंग के लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। रिपोर्ट देखिए। जगह गैलेक्सी अपार्टमेंट, बांद्रा, मुंबई। बोले तो सलमान खान का घर। वक्त सुबह 4:55। मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग तेजी से सलमान खान के घर की ओर बढ़ते हैं और फिर पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी गोली, 5वीं गोली, 6ठी गोली। एक गोली गैलेक्सी अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर लगती है। सलमान खान अक्सर जिस बालकनी में आकर अपने चाहने वालों से मुलाकात करते हैं, एक राउंड बिल्डिंग की उसी दीवार पर लगती है। संडे की सुबह पूरी मुंबई हिल जाती है जब गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां बरसाई जा रही होती हैं।
उस समय सुपरस्टार सलमान खान अपने घर में ही मौजूद होते हैं। बॉलीवुड में सुई पटक सन्नाटा छा जाता है। बालकनी पर फॉरेंसिक टीम को गोली के निशान मिलते हैं। अब तक सलमान के घर पर 2 गोली के निशान मिले हैं, एक बाहरी दीवार पर और दूसरा बालकनी की दीवार पर। इस मामले में मुंबई पुलिस ने गैलेक्सी अपार्टमेंट के 4 वॉचमैन के बयान दर्ज किए हैं, जो घटना के समय वहां मौजूद थे। गैलेक्सी अपार्टमेंट का फोन घनघना उठता है। कभी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का फोन आता है, कभी महाराष्ट्र के गृह मंत्री का, कभी मुंबई पुलिस कमिश्नर का। कौन है जिसने सलमान खान के घर पर गोलियां बरसाई? कौन है जिसने सलमान को डराने की स्क्रिप्ट तैयार की? वो कौन लोग हैं जो टाइगर की जान के दुश्मन हैं? गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस फुल ऑन एक्शन में आती है। बांद्रा का पूरा इलाका सील कर दिया जाता है। पुलिस चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा तत्काल बढ़ा दी जाती है। पूरी मुंबई में बाइक सवार हमलावरों की तलाश शुरू होती है और पुलिस उस बाइक को ढूंढ निकालती है जिस पर सवार हमलावर सलमान खान के घर पर गोलियां दागते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मौके से एक लाइव बुलेट मिलती है। फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। इस बीच उस गैंग का पता चलता है जो सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेता है। सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। ग्रुप के मेंबर अनमोल बिश्नोई ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें लिखा है कि आने वाले समय में सलमान पर भी हमला हो सकता है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पोस्ट की पुष्टि नहीं की गई है। न्यूज 18 ने सबसे पहले खुलासा किया था कि सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है और लॉरेंस बिश्नोई से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ भी कर सकती हैं। लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। चलिए अब अलवर से खबर बताते चले, जहां पर पानी की समस्या से नाराज महिलाओं ने अनोखे अंदाज में जलदाय विभाग के ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने माता रानी का गीत गाकर पानी मांगा। महिलाओं का कहना है कि समय से पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वोट नहीं डालने की चेतावनी भी दी गई है। लोगों का ये कहना है कि 5 दिन में एक बार पानी नसीब होता है। एक और स्थानीय व्यक्ति का ये भी कहना है कि यहाँ जो बोरिंग है उसका काम काफी दिनों से रुका हुआ है, जिससे हमारे वार्ड में पानी नहीं पहुँच पाता। समस्या ये साहब 3 महीने से बोरिंग हुई है, इसमें 30 फुट का खड्डा हो गया है, सड़क धस गई है, जिसका खाना पूर्ति करके डिपार्टमेंट बच गया है। कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहे, रोज यातायात का बाधित होता है। पूरा पुलिस से यहाँ तक यातायात व्यवस्था फैली हुई है। न कोई कार्य हो रहा है, न कोई सिस्टमेटिक तरीका है उनका। किस तरह से किस मोहल्ले में पानी दिया जाएगा, अपनी अपनी राग अपना दे। पार्षद भी है, डिपार्टमेंट भी है, सब की कर लेते हैं। जहां पर चुनावी रण जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है और अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। ग्रास रूट पर प्रचार का जिम्मा हमारे जहां कार्यकर्ताओं के पास है, तो वहीं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी चुनावी जंग के लिए दोनों ही दलों ने अपने अपने सोशल मीडिया छत्रपों को उतार दिया है। देखिए सर, एक समय था जब चुनावी लड़ाई मैदान पर लड़ी जाती थी। रैलियां, सभाएं, डोर टू डोर संपर्क कर मतदाता तक अपनी बात पहुंचाई जाती थी। लेकिन अब दौर सोशल मीडिया का है और इसकी ताकत पार्टियां बखूबी जानती हैं। तभी तो राजनीतिक पार्टियां अपनी सोशल मीडिया टीम को मजबूत करने में जुटी हैं। अगर बात बीजेपी की जाए तो सोशल मीडिया पर काफी मजबूत मानी जाती है। सोशल साइट एक्स पर 9,06,000 फॉलोअर्स, फेसबुक पर 27 लाख फॉलोअर्स। लोकसभा की सभी सीटों पर 8,900 सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही है। इसके अलावा उन 1,25,000 वॉलंटियर्स को सक्रिय कर दिया है जो सोशल मीडिया पर आने वाले कंटेंट को फॉरवर्ड करते हैं। इनके जरिए प्रदेश के युवाओं के साथ महिला, बुजुर्ग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, लाभार्थियों से संवाद, प्रचार अभियान का लाइव कवरेज पर फोकस है।
साथ ही कांग्रेस और विपक्ष दलों के नेताओं के उन कंटेंट को वायरल किया जा रहा है जिनमें उनके विवादित बयान हैं। अब अगर बात कांग्रेस की जाए तो वो फिर पीछे रहने वाली नहीं। प्रदेश सरकार के शीर्ष नेता जहां अलग अलग सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया के भी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया छत्र उतार दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस के आईटी सेल ने हाल ही में सभी 25 लोकसभा सीटों पर अपनी सोशल मीडिया टीमें तैनात की हैं, जो कांग्रेस सरकारों की नीतियों और कामकाज को भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स और यूट्यूब पर प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस का आईटी सेल इन दिनों नए मतदाताओं और कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच कांग्रेस की नीतियों और कल्चर का ज्यादा प्रचार कर रहा है। इसके लिए बकायदा कॉलेजों के छात्र छात्राओं के बीच सक्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भी सहायता ली जा रही है। सोशल साइट एक्स पर 3,84,000 फॉलोअर्स, फेसबुक पर 10 लाख फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 1,24,000 फॉलोअर्स, यूट्यूब पर 1,500 सब्सक्राइबर। अब देखना ये होगा कि इस लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पार्टी की बात, अपनी बात जनता तक पहुंचा पाते हैं और जनता किसकी बात पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र और तैयारियों को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए। विधायक ने कहा कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भाजपा भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। प्रदेश की सभी 25 सीटों पर फूल खिलेगा। आम जन से सुझाव लेने का काम है कि क्या लिया, हमने किससे पूछा कि आम जन हमें क्या सुझाव दे और क्या पूछना चाहते हैं और हम जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं, इसके बारे में हमारी एक समिति बनी है। उस संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे और विशेषकर देखा जाए तो इस मुख्य बिंदुओं पर हमने 4 लाख सुझाव लिए।